क्या कारण है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीतना भी 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को अगली बार भी राजनांदगांव लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिला पाया? साल 2019 में भी मोदी लहर थी, अभिषेक के लिए मुश्किल नहीं थी, फिर क्यों एक तकरीबन अनजान से संतोष पांडे को टिकट दी गई? क्या सिर्फ यह एक वजह थी कि अभिषेक डॉक्टर रमन सिंह के बेटे हैं और नरेंद्र मोदी की परिवारवाद से बचाव वाली नीति के तहत अभिषेक सिंह फिट नहीं थे? क्या अंदर खाने में कहीं यह बात थी कि अभिषेक का नाम पनामा पेपर्स लीक में आया था और यह करप्शन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस अपनाने का दावा कर रही नरेंद्र मोदी एंड टीम ने विवादों से बचने के लिए अभिषेक को दूसरी बार मौका देना सही नहीं समझा? हालांकि पनामा पेपर्स के तहत नाम और स्पेलिंग का कंफ्यूजन रहा कि ये अभिषेक कौन है। अंग्रेजी में अभिषेक की स्पेलिंग में ई की बजाय ए था। इस तरह अभिषेक का अभिषाक हो गया था। बाकी पता रमन मेडिकल स्टोर का था और कांग्रेस का कहना था कि इससे साबित होता है कि अभिषाक ही अभिषेक है और वो अभिषेक राजनांदगांव का सांसद अभिषेक सिंह था, तत्कालीन सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बेटा। यह सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा, कांग्रेस ने मुझे कोई टिप नहीं दी है। यह सब जानकारियां बहुत आसानी से आपको नेट पर और सभी लीडिंग न्यूज ग्रुप्स के पोर्टल्स पर मिल जाएंगी। अब सुनिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर संसद तक अभिषेक सिंह पर क्या क्या इल्जाम लगाए थे। आरोप लगाने वालों में राहुल गांधी, जयराम रमेश और भूपेश बघेल भी शामिल थे, जो उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भूपेश बघेल ने इस मामले में कई बयान दिए थे और दस्तावेज पेश करने का दावा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिषेक सिंह कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह हैं, जिन्होंने बाद में अपने नाम की स्पेलिंग अभिषेक सिंह कर ली थी। अभिषेक सिंह कथित तौर पर चैलेट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक थे और उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिया था। बघेल ने यह भी दावा किया था कि अभिषेक सिंह के हस्ताक्षर और अभिषेक सिंह द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव में जमा किए गए हलफनामे पर मौजूद हस्ताक्षर लगभग समान थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अभिषेक सिंह के नाम से एक फेसबुक पेज था, जिसे बाद में 2014 में अभिषेक सिंह के रूप में संपादित किया गया था। भूपेश बघेल ने रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह के इस्तीफे की मांग की थी और मामले की ईडी से जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि भाजपा सत्ता में वापस आती है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भ्रष्ट लोगों को उल्टा लटकाने वाली बात कहने से पहले अभिषेक सिंह को उल्टा लटकाना चाहिए। अभिषेक सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया था। अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया था कि उनका कोई विदेशी बैंक खाता नहीं है और न ही उन्होंने किसी विदेशी कंपनी में कोई निवेश किया है। अभिषेक सिंह नाम के उपयोग पर उन्होंने कहा था कि उनका नाम हमेशा से अभिषेक सिंह ही रहा है। पढ़ाई के दौरान या अन्य स्थानों पर गलती से अभिषेक सिंह लिख दिया गया था, जिसे बाद में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सुधारा गया था। उन्होंने दावा किया कि यह जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने चैलेट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपने शेयर हस्तांतरित कर दिए थे और यह जानकारी सार्वजनिक थी। उन्होंने दावा किया था कि यह शेयर हस्तांतरण कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया गया था और इसमें किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार ने काले धन और अवैध विदेशी खातों की जांच के लिए पहले ही एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया हुआ है और वे किसी भी जांच का स्वागत करते हैं। एक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने भी इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। अमित जोगी ने दावा किया था कि रमन सिंह और उनके बेटे ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार से लूटा गया अरबों रुपया विदेशों में फर्जी कंपनियों में डाला था। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सत्र को समय से पहले स्थगित कर दिया गया था। अमित जोगी ने इस कार्यवाही का भी विरोध किया था और इसे लोकतंत्र की मौत बताया था। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अभिषेक सिंह के खिलाफ पनामा पेपर्स मामले में जांच शुरू करने के संकेत दिए थे। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य स्तर पर अभिषेक सिंह के खिलाफ पनामा पेपर्स मामले में कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज करके या विशेष जांच दल गठित करके सीधे कोई बड़ी जांच शुरू की गई हो, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो जैसा अभिषेक सिंह ने दावा किया था, मामला वैसा ही निकला। उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन इसमें शक नहीं कि इस वजह से न केवल उन पर बल्कि उनके पिता डॉक्टर रमन सिंह पर भी बहुत ज्यादा दबाव बना था।
मीडिया ने भी कांग्रेस के आरोपों के आधार पर खबरें चलाई थी। राहुल गांधी ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी काले धन को वापस लाने और भ्रष्टाचार से लड़ने के बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम पनामा पेपर्स में आता है तो कोई जांच क्यों नहीं की जाती? उन्होंने केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने भी भूपेश बघेल की तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का इस्तीफा मांगा था। तब से अब तक, यानी पनामा पेपर्स में नाम होने और दूसरी बार सांसद का टिकट नहीं मिलने के बाद से अभिषेक सिंह सक्रिय तो हैं लेकिन सुर्खियों में नहीं रहते। बीच में ऐसी खबरें उड़ी थी कि वे छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, मगर वहां भी उन्हें तवज्जो नहीं मिली। सवाल यह है, और अभी इस एंगल से किसी ने नहीं सोचा कि क्या अभिषेक सिंह के लिए पनामा पेपर्स वाले आरोप राजनीतिक रूप से बड़े नुकसानदायक साबित हुए। उनकी पॉलिटिक्स पर ब्रेक लग गया। उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति में भाजपा की ओर से बड़ी संभावना के रूप में देखा जाता था और ऐसा प्रचारित भी किया जाता था। अभिषेक सिंह के प्रचार में कोई कमी नहीं की गई थी, इससे तो भाजपा के लोग भी इनकार नहीं कर सकते। आज वक्त का पहिया घूमा है, टेबल टर्न हुई है। अब राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कभी अभिषेक सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग कर रहे थे, ईडी से जांच कराने की मांग कर रहे थे, क्योंकि ईडी केंद्रीय एजेंसी है और केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। राज्य सरकार के कहने पर वो काम नहीं करती। आज ईडी ने उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है और अब न्यायिक रिमांड पर जेल में है। चैतन्य बघेल पर कथित शराब घोटाले में लिप्त होने और उसके जरिए काला धन रखने का आरोप है। जैसे कभी अभिषेक सिंह को सांसद रहते हुए भी भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का साथ नहीं मिला था, उनके पक्ष में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था और बाद में उनकी टिकट भी काट दी गई थी, वैसे ही आज चैतन्य बघेल के लिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वैसे अभिषेक सिंह का टिकट क्यों काटी गई, इसकी एक पुख्ता जानकारी मेरे पास है और ज़्यादातर भाजपा नेता जो कवर्धा और राजनांदगांव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वे यही मानते हैं। और वो पुख्ता तथ्य यह है कि अभिषेक सिंह के सांसद रहते हुए विधानसभा चुनाव में लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों में केवल राजनांदगांव सीट ही भाजपा के खाते में आई थी, जिससे खुद रमन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। तमाम कयासों के बावजूद कांग्रेस ने सरकार बना ली थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अभिषेक सिंह की राजनीति शानदार शुरुआत के बाद ही तकरीबन ठहर गई। वैसे ही चैतन्य बघेल की राजनीति शुरू होने से पहले ही सवालों में है। भूपेश बघेल कहते हैं कि उनके पुत्र राजनीति में नहीं है, पर यह भी सुर्खियों में रहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बेटे को राजनीति में लाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं से रस्साकसी के चलते उन्होंने बेटे को लॉन्च करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। अभिषेक के ऊपर आज कोई दाग नहीं है। उनके खिलाफ कांग्रेस आरोप को अब राजनीति से प्रेरित ही माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और नहीं सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल को यह मुद्दा केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए ज्यादा दिनों तक याद रहा। बाद में तो जैसे वे इसे भूल ही गए। तो क्या भूपेश बघेल और राहुल गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा अभिषेक सिंह को बेवजह बदनाम करने की कोशिश की गई थी? राजनीति में भी संयोग कैसे कैसे होते हैं। अभिषेक सिंह और चैतन्य बघेल भविष्य में कभी कहीं मिलेंगे तो क्या अपने पर लगे आरोपों और उससे जुड़ी कहानी एक दूसरे से शेयर करेंगे? क्योंकि राजनीति में तो कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। क्या दोनों एक दूसरे से यह कहेंगे कि बड़े नेता का बेटा होना भी राजनीति में जगह पक्की होने की गारंटी नहीं होता, उल्टे जेल जाने के खतरे जरूर बढ़ जाते हैं। बहरहाल भूपेश बघेल के बारे में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक परसेप्शन है कि वे गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। इसलिए भी तमाम विवादों और कथित 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले से अच्छा खासा झंझट होने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखा गया। कहा यह भी जाता है कि भूपेश बघेल प्रियंका गांधी के विश्वास पात्र नजदीकी नेताओं में से हैं। उनका भी कोई ट्वीट नहीं आया, उनका मतलब प्रियंका गांधी जी का भी कोई ट्वीट नहीं आया। भूपेश बघेल ने यह जरूर कहा था कि राहुल गांधी को उन्होंने सारा प्रकरण बता दिया है। वैसे मैं ही नहीं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता जिन्हें लगता है दाऊ जी आज भी दमदार हैं और गांधी परिवार उन्हें इज्जत देता है, वे सभी जानना चाहते हैं कि आखिर एक ट्वीट तक करने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्या मुश्किल आ गई, या फिर यह केवल हवाई बातें हैं और एक नैरेटिव सेट किया गया है भूपेश बघेल के करीबियों द्वारा कि उनकी गांधी परिवार से बहुत करीबी है। चैतन्य बघेल के पक्ष में कोई बयान क्यों नहीं आया, इसका जवाब देने राहुल या प्रियंका तो आएंगे नहीं। भूपेश बघेल को ही बताना होगा कि आखिर गांधी परिवार ने चैतन्य बघेल के गिरफ्तार होने के बाद उनका हौसला किस तरह बढ़ाया या उनके प्रति किन शब्दों में अपना समर्थन जाहिर किया। भाजपा हो या कांग्रेस,
दिल्ली में बैठे बड़े नेता ईडी सीबीआई की अपने पर रेड हो जाए तो तुरंत मैदान में उतर जाते हैं और पूरी पार्टी उबल जाती है, तूफान खड़ा हो जाता है। लेकिन राज्य स्तर पर खासकर छत्तीसगढ़ जैसे अपेक्षाकृत राष्ट्रीय राजनीति में कम महत्व के माने जाने वाले राज्यों के नेताओं या उनके परिवार पर कार्रवाई हो तो चुप रहना मुमकिन समझते हैं। यह उनकी अपनी भी छवि के लिए होता है और इसलिए भी कि वे इन सब झंझटों को अपने या पार्टी से जोड़कर नहीं देखते। सारी जिम्मेदारी नेता पर डाल देते हैं कि तुम देख लो गलत क्या है सही क्या है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार। मैं आपका देवव्रत।